गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राज्य व्यवस्था का आज का चैप्टर है नागरिकता और मौलिक अधिकार। इससे पूर्व में 2 MCQ कराया जा चुका है, उसे आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। 2003 से भारत के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति है। फिर कहता है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1967 से पहले भारत में जन्मे लोग अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद जन्म से भारत के नागरिक हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? तो इसका सिर्फ के पहला ऑप्शन सही है। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं पॉज करके। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय नागरिकता की शर्तों को पूरा करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। दूसरा कहता है 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। फिर कहता है कि पिछले 14 वर्षों के दौरान कम से कम 11 वर्षों से भारत में रह रहा हो। तो इसमें से सही उत्तर को चूज करना है, तो 3 और 4 को सही बताया गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से जो नागरिकता है वो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद जन्म से भारत का नागरिक है। कथन 2 गलत है क्योंकि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए लोगों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा उनके जन्म के समय अवैध प्रवास। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा 1 और 2। जब नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से संवाद किया हो और जब नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई हो। यहाँ पर कई प्रकार का नागरिकता से संबंधित पॉइंट है, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं कि त्याग द्वारा कैसे नागरिकता समाप्त होती है, वंचना द्वारा, है ना, कैसे नागरिकता खत्म होता है, इसे आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई एकल नागरिकता का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में नागरिकों का समान अधिकार प्रदान करना। एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संसद से प्रभावित है। संस्थापक नवजात लोकतंत्र के भीतर विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, इसलिए प्रस्तावना द्वारा उजागर किए गए हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नागरिकता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें से पहला सही कहा गया है कि किसी परिभाषित राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति। न्यायालय ने के समक्ष समान नागरिकता अनुच्छेद 14 में नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। सरकारी पद धारण करने का विशेषाधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अभ्यास एक नागरिक द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रश्न में सबसे अच्छी परिभाषा पूछी गई है, इसलिए इसका पहला कथन सबसे अच्छा अर्थ रखता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न है ऑप्शन में पहला है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत मौलिक अधिकारों से विदेशियों को वंचित किया जाता है, चाहे वे मित्रवत हों या विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में अनुच्छेद 22 में प्रक्रियात्मक प्रावधानों के लाभ के हकदार नहीं हैं। फिर कहता है कि एक विदेशी शत्रु में न केवल भारत के साथ
युद्धरत राज्य के विषय शामिल है, बल्कि ऐसे राज्य में स्वेच्छा से निवास करने वाले या व्यापार करने वाले भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने गलत हैं? यहाँ पर गलत को देखना है। तो डी को कहा गया है कि इसमें से कोई गलत नहीं है, अर्थात सभी सही माने गए हैं। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को आप इस तरह से पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया, जो किस तारीख से भारत में प्रवेश कर चुके हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2014। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे लोकप्रिय रूप से CAA के रूप में जाना जाता है, भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया, जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी या ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे। अब इसमें भी एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इस कानून इन देशों के मुसलमानों को ऐसी पात्रता प्रदान नहीं करता जो देशव्यापी विरोध और हिंसा का मुख्य कारण बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को नहीं मिलता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय नागरिकों के समान संग्रहालयों में जाने के लिए प्रवेश शुल्क। कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ केवल एक नागरिकता और 2 अधिवास है। केवल जन्म के नागरिक ही राज्य का प्रमुख बन सकता है। फिर कहता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दिए जाने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में इनसे वंचित नहीं किया जा सकता। कहता है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें से है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कथन एक गलत है क्योंकि केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। संविधान के अनुच्छेद 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है, भारत के क्षेत्र में अधिवास। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत में जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों ही राज्य के प्रमुख बन सकते हैं, जबकि अमेरिका में जन्म से नागरिक ही देश के राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है। कथन 3 गलत है क्योंकि किसी भी देश के किसी भी विदेशी को नागरिकता दिए जाने के बाद नागरिकता के नियमों में उल्लेखित परिस्थितियों में उनकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में नागरिकता के संबंधित अस्थायी या विस्तृत प्रावधानों का अभाव है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो उस क्षेत्र में सभी व्यक्ति स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाते हैं। तो ऊपर में दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका केवल एक, संविधान में नागरिकता के संबंधित अस्थायी या विस्तृत प्रावधानों का अभाव है। कथन 1 सही है क्योंकि संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। हालांकि इसमें इस संबंध में अस्थायी या विस्तृत प्रावधान नहीं है। प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को कैसे संशोधित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा संसदीय विधान के माध्यम से। संविधान ने अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के बारे में प्रावधान करने की शक्ति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान और नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। संविधान भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के लिए एक विस्तृत और अस्थायी संरचना प्रदान करता है। संविधान में अनुच्छेद 7 भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य में स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। फिर कहता है कि संसद के पास अधिग्रहण, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य मामलों के बारे में नियत स्थापित करने का अधिकार है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर सिर्फ एक को सही माना गया है। इसमें से है पहला गलत है, क्योंकि संविधान नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसमें विस्तृत प्रावधानों का अभाव है, जो कि पूर्वोत्तर प्रश्न में भी दर्शाया गया है, समझाया गया है। कथन 2 भी गलत है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता के स्वैच्छिक अधिग्रहण पर रोक लगाता है, ना कि अनुच्छेद 7। फिर कथन 3 को सही माना गया, क्योंकि संसद के पास नागरिकता को से संबंधित नियम स्थापित करने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 11 में दर्शाया गया है। समाप्ति से भारतीय नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त होती है? ऑप्शन है, एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से शांति काल के दौरान स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना। फिर कहता है रोजगार के लिए विदेश जाते समय स्वचालित रूप से, या फिर भारत के द्वारा लड़े गए युद्ध के दौरान स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना। तो इसका उत्तर होगा सिर्फ ए, शांति काल के दौरान स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना। प्रश्न है, किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी सही होगा, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना। प्रश्न है, भारत में नागरिकता की अवधारणा कुछ विशेषताओं द्वारा चिन्हित है। भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ पर है कि भारतीय नागरिक केवल नागरिक अधिकारों का आनंद ले सकते हैं, राजनीतिक अधिकारों का नहीं, जो कि गलत है। फिर कहता है कि भारत का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघीय राज्यों के समान दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, ये भी गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के समान एकल नागरिकता की प्रणाली को अपनाता है, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है ये, भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए समान अधिकार प्रदान करती है। एक गलत है, क्योंकि भारतीय नागरिकों को नागरिकता और राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त है। 2 गलत है, क्योंकि भारत का संविधान केवल एक नागरिकता अनुमति देता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका स्विट्जरलैंड जैसे संघीय राज्य दोहरी नागरिकता की प्रणाली अपनाते हैं। 3 गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता की प्रणाली अपनाता है, ना कि भारत की तरह एकल नागरिकता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके संगत विवरणों से सुमेलित करें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए का संबंध अनुच्छेद 5 जो है वो बी से है। बी कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जो संबंधित है अनुच्छेद 5 से। 2 है अनुच्छेद 7, जिसका संबंध ए से है, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता का अधिकार, अनुच्छेद 7 बताता है। 3 का संबंध डी से है, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होते, जो अनुच्छेद 9 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 11 है वो उसका संबंध सी से है, यानी कि संसद द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना। चैप्टर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। दूसरा है कि मौलिक अधिकार देश में अल्पसंख्यकों की भी सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। तीसरा, वे बहुसंख्यकों के शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता या ढांचा स्थापित करते हैं। फिर है कि मौलिक अधिकार आचरण, नागरिकता, न्याय और निष्पक्ष मानक प्रदान करते हैं। तो इनमें से सही उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि वे सरकार द्वारा नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर मौलिक अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज था। फिर वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें से सही उत्तर है 1 और 2, वे सरकार के नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर मौलिक अधिकारों पर पहला लिखित दस्तावेज था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत पूर्ण अधिकार है। फिर है वे प्रकृति में पवित्र हैं और उन्हें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कम नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही नहीं होगा, सिर्फ 4 सही होगा, क्योंकि कथन 1 गलत को इसीलिए माना गया है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि ये प्रकृति में योग्य है जिन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। कथन 2 भी गलत है कि ये प्रकृति में पवित्र नहीं है और केशवानंद भारतीय मामले में निहित मूल संरचना सिद्धांत को प्रभावित किए बिना संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उन्हें कम किया जा सकता है। कथन 3 भी गलत है क्योंकि इनमें से कुछ संसद राज्य विधानमंडल नहीं है ना, कुछ संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर लागू किए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश स्वनिष्पादन यानी अपने आप लागू होने योग्य हैं। और कथन 4 को सही माना गया क्योंकि मौलिक अधिकार न्यायोचित है, अर्थात यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। तो इस ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, सही एक्सप्लेनेशन इसका यही होगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया था। प्रश्न है कि कानून के शासन निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय नागरिकों को पर लागू नहीं होते हैं। संविधान पर व्यक्तियों के अधिकारों की प्रधानता। दूसरा है कि सभी नागरिकों की भूमि के कानून के प्रति समान अधीनता। तीसरा है कि कानून में मनमानी शक्तियों का अभाव। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से क्यों नहीं कोई नहीं, क्योंकि कथन 1 गलत माना गया है। भारत में संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत है, हालांकि संविधान भारत के लोगों को अपना अधिकार प्राप्त करता है। कथन भी गलत है क्योंकि सभी नागरिकों की भूमि में कानून के प्रति समान अधीनता कानून के समक्ष समानता को प्रतिपादित करती है, जो कि अनुच्छेद 14 का मूल अधिकार है। कथन सी गलत है क्योंकि कानून में मनमानी शक्तियों का अभाव, क्योंकि व्यापक विवेकाधीन शक्तियों की कानून के शासन का उल्लंघन करती है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा भाग 3। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है। मौलिक अधिकार बुनियादी मानवाधिकारों तथा कथित मौलिक एक समूह है जिसकी गारंटी भारतीय संविधान के भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में दी गई है। अब भाग 5 में क्या है, तो भारतीय संविधान का भाग 5 जो कि 52 से 151 संघ सरकार की संरचना और कार्य प्रणाली से संबंधित है, जबकि भाग 4 जो है संविधान अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसे भी आप पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस स्रोत से उधार लिए गए हैं। तो उसका उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान। प्रश्न सेटर को इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए, उधार है ना। अरे किस स्रोत से लिए गए हैं सीधे बताओ, जरूरत से ज़्यादा निगेटिविटी को दर्शाता है। अरे जो अच्छी चीज़ है वो तो किसी से भी लिया जा सकता है। चलिए, हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार निहित हैं। वे आवश्यक मानवाधिकार हैं जिन्हें यूएसए के अधिकार विधेयक से प्रेरणा ली गई है। हाँ, बोला जा सकता है कि कहाँ से प्रेरणा लिया गया है। अच्छी बातों को प्रेरणा तो लेना ही चाहिए, चाहे किसी भी व्यक्ति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी समुदाय में हो, किसी भी देश में हो। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है कि मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। जब उनका उल्लंघन किया जाता है तो वे न्यायोचित होते हैं। संसद उन्हें केवल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कम या अधिक निरस्त कर सकती है। फिर है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 और 3। कथन 2 और 3 इसे
सही माना गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, इसे आप देख सकते हैं। है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अपमान करते हैं उन्हें अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जा सकता है। किसी कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति केवल अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की जाती है। संविधान संशोधन और अध्यादेशों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यह उत्तर एक सही है। उन सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अपमान है उन्हें अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक या अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप पॉज करके देख सकते हैं, काफ़ी विस्तृत एक्सप्लेनेशन है। नौवां प्रश्न है कि भारत में कानून के शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि कानून की अदालतों द्वारा परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। सभी नागरिक समान रूप से देश के कानून के अधीन है। उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन गलत हैं? तो इसका उत्तर होगा केवल एक, बाकी सब सही है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो शिक्षा का अधिकार तो भारत के नागरिकों को है ही। स्वास्थ्य सेवा का भी अधिकार है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसरों को समानता का भी अधिकार है। जो ऑप्शन है कोई नहीं या फिर केवल दो, ये भी गलत है। यहाँ पर सभी होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, फिर अनुच्छेद 29 और साथ ही अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है। ये सभी बातें को दर्शाया गया है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानवाधिकार चार्टर को दिसंबर 1948 में संयुक्त राज्य महासभा द्वारा अपनाया गया था। फिर है मौलिक अधिकारों के प्रावधान मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों को दर्शाते हैं। फिर है संपत्ति का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का हिस्सा नहीं है। फिर 2023 के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ है। उपर्युक्त में से कितने गलत हैं? तो बोला गया है कि सी, केवल 3 गलत है। ये है, ये इसे गलत माना गया है। कथन एक सही है। दिसंबर 1948 में संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानवाधिकार चार्टर को अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य सभी लोगों के अस्तित्व के मूल अधिकार प्रदान करना था। कथन 2 भी सही है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मूल अधिकार है, जिसका सभी मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से लाभ उठाना चाहिए, चाहे किसी भी व्यक्ति, राष्ट्रीय भाषा इत्यादि। कथन 3 गलत है, क्योंकि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि यदि हर किसी को अकेले और साथ दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है, किसी को भी मनमाने ढंग से उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कथन 4 सही है। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मंजूरी दी गई थी। 2023 में घोषणा की 75वीं वर्षगांठ है। 2023 का थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय था। ये याद रखें। कथन ये है कि इंग्लैंड अमेरिका में संसदीय सर्वोच्चता के विपरीत विपरीत न्यायिक सर्वोच्चता की वकालत करता है। कारण इंग्लैंड में न्यायालयों के पास कार्यकारी अत्याचार के खिलाफ
व्यक्ति की रक्षा करने की पूरी शक्ति है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों पर विधायी आक्रमण के खिलाफ न्यायालय